बच्चों ये थर्ड वाला भावार्थ फिर से देखिए। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसमें माँ अपनी बेटी से कहती है कि कभी भी अपने सौंदर्य पर गर्व मत करना, कभी भी अपनी सुंदरता को देखकर मोहित मत होना, गर्व मत करना, कभी तुम आभूषणों और सौंदर्य प्रसाधनों के माया जाल में मत फंसना, कभी लोगों के द्वारा की गई रूप प्रशंसा पर अगर तुम्हारी सुंदरता को देखकर लोग तुम्हारी तारीफ करें तो तुम मत इतराना, क्योंकि इस प्रशंसा ने ही नारी को आज तक प्रताड़ित किया है। रूप सौंदर्य जो है वो आग की तरह होता है, केवल दिखाने के लिए होता है। जिस प्रकार आग से रोटियां सेकी जाती हैं उसमें जला नहीं जाता, उसी प्रकार रूप सौंदर्य भी हमारे लाभ के लिए है, इससे हमारी हानि नहीं होनी चाहिए। सेकंड वाला देखिए। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। फिर माँ जो है अपनी बेटी को समझाती है, बताती है, कहती है, कन्यादान के समय कहती है कि वस्त्र आभूषण नारी जीवन के बंधन हैं, इन पर तुम कभी मोहित मत होना। इनके माध्यम से लोग हमसे छल करते हैं, ये हमारे भ्रम हैं, अर्थात कभी इस भ्रम के जाल में मत फंसना। तुम लड़की हो सही है, लेकिन कभी अपनी लड़की होने की कमजोरी प्रकट मत होने देना, प्रकट मत करना। आगे क्वेश्चन के आंसर देखिए। अर्थ ग्रहण वाले प्रश्न। कन्यादान के समय माँ को लड़की अंतिम पूंजी क्यों लगी, बताइए। क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता बहुत ही गहरा होता है। माँ अपनी बेटी को और बेटी अपनी माँ को अपने दुख सुख बताती हैं, एक दूसरे को बता करके अपना दुख सुख बांटते हैं। माँ बेटी को बहुत ही लाड प्यार से पालती है, नाजों से पालती है, बेटी को हमेशा सुखी रखती है। बेटी के लिए माँ का सहारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बेटी माँ के हर काम में हाथ बटाती है, यह बंधन अनमोल होता है। इसलिए कन्यादान के समय माँ को लड़की अंतिम पूंजी लगती है। पाठका थी व धुंधले प्रकाश की इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है। माँ का मानना है कि उसकी बेटी अभी सयानी नहीं हुई है, अभी नासमझ है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, उसका बचपन अभी खेल कूद में बीता है, वो सयानी नहीं हुई है, उसे अपने जीवन को ठीक से समझा ही नहीं, उसे सुख दुख क्या होता है इसका भी उसे तनिक आभास नहीं है। वो उसे केवल सुख की अनुभूति है, दुख का आभास नहीं है। तो उसे कभी कष्टों या समस्याओं का उसे सामना उसका नहीं हुआ है, वह अभी समझदार नहीं हुई है। सुख दुख के समय हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। सुख दुख के समय हमारा व्यवहार एक समान होना चाहिए। तो सुख में बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए और दुख आने पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। ये जीवन के दो पहलू हैं, सुख और दुख। सुख है तो दुख आएगा और दुख है तो सुख भी अवश्य आएगा। इसलिए हमें दोनों ही परिस्थितियों में एक समान रहना चाहिए। समाज में स्त्री किसी से कम नहीं, स्त्रियों में आत्मसम्मान की भावना कैसे जगा सकती हैं। इसके लिए स्त्रियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उन्हें साक्षर यानी पढ़ाना चाहिए, उन्हें उनके पैरों पर खड़े होने देना चाहिए ताकि वो पुरुषों की भांति वो भी नौकरी कर सकें और धन कमा सकें। उन्हें रोजगार के अवसर देने होंगे। निजी संपत्ति जो माँ बाप की संपत्ति होती है उस पर केवल पुत्रों का ही अधिकार नहीं, लड़कियों का भी अधिकार होना चाहिए। पुरुषों को भी नारी के प्रति अपने विचार बदलने होंगे। अर्थग्रहता वाले प्रश्न। कन्यादानकर्ता की रचना के पीछे कवि का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, बताइए। छात्र स्वयं मित्रों से चर्चा करें। चर्चा के बिंदु नीचे दिए जाए। महिला विकास, रूढ़ियों का विरोध, माँ बेटी का अनुपम रिश्ता, इस पर आपस में
वो करिए, विचार कीजिए। सेकंड वाला भी छोड़ दीजिए। थर्ड वाला देखिए, इस कविता के कवि उन्होंने समाज के किन विषयों को अपनी रचनाओं के आधार पर अपनी रचनाओं के आधार बनाया है। कन्यादान कविता के कवि ऋतुराज जी हैं। उनकी कविताएं दैनिक जीवन से जुड़ी हैं। उनमें सामाजिक शोषण और विडंबनाएं चित्रित हैं। उन्होंने रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध किया है। एक मर्द धर्मा और अन्य, पुल पर रानी, सूरत नीला मुखारविंद आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। आगे देखें भाइयों, अब वह नहीं है जो पहले थी। कविता में स्त्री का ऐसा कहने का क्या कारण रहा होगा? पहले समाज में नारी की स्थिति बहुत खराब थी। वह केवल घर तक ही सीमित रहती थी, घर के अंदर ही रहती थी। पुरुष वर्ग ही धनोपार्जन के लिए बाहर निकलते थे, इससे घर का काम काज संभालती थी। तो उन्हें पढ़ने लिखने भी नहीं दिया जाता था, और लड़कियों को केवल इतना सिखाया जाता कि वो घर के काम काज कर सकें और परिवार के अन्य लोगों के साथ सहयोग बटा सकें। उन्हें पढ़ने लिखने में अपने विकास की स्वतंत्रता नहीं थी। संपत्ति पर भी उनका कोई अधिकार नहीं था। आज की नारी सजग है। कवित्री आज की नारी को इस कविता के माध्यम से विकास के पथ में पीछे न मुड़ने की प्रेरणा दे रही है। अब आगे देखिए, अभिव्यक्ति सृजनात्मक में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, और ये 3 प्रश्न लिखने के बाद आप दहेज प्रथा पर निबंध दिया हुआ है, इसको लिखेंगे। भाषा की बात देखिए। भाषा की बात में कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए, उसके अनुसार कीजिए, यानी इसके अर्थ लिखना है। वाचना, पढ़ना, सयानी, योग्य, आभास, एहसास। वस्त्र, प्रकाश, आभूषण के पर्यायवाची शब्द लिखिए। वस्त्र का पर्यायवाची होता है कपड़ा, परिधान, वसन। प्रकाश का पर्यायवाची रोशनी, उजाला। आभूषण का पर्यायवाची गहना और अलंकरण। पाठिका, लेखक, कवि, इनका लिंग बदलकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पाठिका का पुल्लिंग क्या होगा? पाठक। लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखिका। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री। तो ये तीनों के आपने लिंग बदलकर वाक्य बनाने हैं। अब नीचे जो शब्द दिए हैं, इसमें एक प्रत्यय का प्रयोग समझिए और शब्द में होने वाले परिवर्तन पर ध्यान दें। देखिए, शब्द है प्रमाण, तो प्रमाण में अगर हम एक प्रत्यय लगा देते हैं तो वो हो जाता है प्रमाणिक। इसी तरह शब्द प्लस एक शाब्दिक, राजनैतिक में एक प्रत्यय, ऐतिहासिक में एक प्रत्यय, औद्योगिक में एक प्रत्यय, भौगोलिक में एक प्रत्यय। अब विग्रह कर समास पहचानिए। वस्त्राभूषण, कन्यादान, प्राणाधार। वस्त्राभूषण, वस्त्रों का आभूषण, तत्पुरुष समास। कन्यादान, कन्या का दान, तत्पुरुष व बहुप्रिय समास। प्राणाधार, प्राणों का आधार, तत्पुरुष समास। अंतिम पूंजी, धुंधला प्रकाश, लयबद्ध पंक्ति। पद परिचय दीजिए। तो ये क्रमशः प्रकाश, पूंजी, प्रकाश और पंक्ति की विशेषता बता रहे हैं। पाठ में आए संज्ञा शब्दों में से 5 विशेषण चुनिए। प्रकाश का प्रकाशित, दान का दानी, सुख का सुखी, दुख का दुखी, भ्रम का भ्रमित। परियोजना का बस इतना ही है। अब आप लोग जो है प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद पहले आप सारांश लिखेंगे, सारांश के बाद प्रश्न 3 लिखने हैं, उसके बाद निबंध लिखना है। प्रश्न के बाद आप भावार्थ लिखेंगे। भावार्थ में पेज नंबर 238 पेज स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 238 में भावार्थ दिया हुआ है। उसमें आप सेकंड वन और थर्ड वन, ये दोनों का प्रश्न के बाद आप ये लिखेंगे, उसके बाद आप निबंध लिखेंगे दहेज प्रथा पर। पर्यायवाची अतिरिक्त व्याकरणांश में देखिए पर्यायवाची दिया हुआ है,
लड़की वक्त, प्रकाश, माँ, चेहरा, बस, दुख, पूंजी, आभास, पानी, आग, स्त्री। इसके पर्यायवाची दिए हुए हैं। फिर उसके नीचे विलोम शब्द हैं, विनार्थक शब्द हैं, वचन बदलो, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य प्रयोग दिया हुआ है। ऐसी का ही इधर दिया हुआ है, इसको आप लोग करिएगा। इसमें भाषा के बाद ये पार्ट 1 है, ये मैं आपको बाद में समझा दूंगी। धन्यवाद।